नमस्कार। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा पीजीटी अर्थशास्त्र का 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए और साथ साथ में एक टेस्ट के रूप में आंसर देने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? तो यह मानना था हार्ट्रे का। हार्ट्रे, एक का सी सही हो जाएगा आंसर। 2 नंबर, प्रशुल्क लगाने के फलस्वरूप होता है। क्या होता है? निर्यातों के मूल्यों में कमी आती है, आयातों के मूल्यों में कमी आती है, निर्यातों के मूल्यों में वृद्धि होती है या आयातों के मूल्यों में वृद्धि होती है। तो प्रशुल्क लगाने से आयातों के मूल्यों में वृद्धि होती है। 2 का सही हो जाएगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन, खुले बाजार की क्रियाएं संबद्ध हैं। किससे संबद्ध हैं खुले बाजार की क्रियाएं? आरबीआई से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों और व्यापार को उधार देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करना। तो खुले बाजार की क्रिया का मतलब यही होता है कि आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय और विक्रय करती है। तो इसका 3 का हो जाएगा सी सही आंसर। खुले बाजार साख नियंत्रण की एक प्रक्रिया है आरबीआई द्वारा जो अपनाई जाती है। आरबीआई मुख्य रूप से 2 प्रकार के साख नियंत्रण के तरीके अपनाती है। पहला तरीका है परिमाणात्मक, जिसमें बैंक दर, नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता कोष अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और वैधानिक तरलता अनुपात आते हैं। नगद आरक्षी अनुपात या कह सकते हैं खुले बाजार की क्रियाओं का तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों या ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। अब बिलों के क्रय विक्रय का क्या मतलब हुआ? जब आरबीआई बाजार में प्रतिभूतियों या बिलों को बेचती है तो क्या होता है? इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। प्रतिभूतियां बेचने का मतलब हुआ कि लोग आरबीआई से प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो क्या होगा? बांड लेंगे आरबीआई से तो पैसा आरबीआई को देंगे, तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया जो है आरबीआई स्फीति के समय अपनाता है। और प्रतिभूतियां खरीदने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है खरीदने से, तथा साख विस्तार हो जाता है और मंदी के समय ऐसा किया जाता है। खरीदने से क्या होता है? आरबीआई जब प्रतिभूतियां दोबारा खरीदती है तो इससे क्या होता है कि लोग बॉन्ड दे देते हैं और मुद्रा ले लेते हैं। जब मुद्रा ले लेते हैं तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है और जब मंदी की स्थिति होती है तो ऐसे समय में क्या होता है? वही मुद्रा निवेश के रूप में काम करती है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उत्पादन रोजगार को बढ़ाती है। तो मंदी के समय आरबीआई क्या करती है? प्रतिभूतियों को खरीदती है और मुद्रास्फीति के समय क्या करती है? आरबीआई खुले बाजार के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्न समंकों में प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। एक्स बार दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है। तो प्रमाप विचलन का सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखना होगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एक्स अपान एन स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 100, 1000, एक्स बार और सिग्मा एक्स से हमें एन मिलेगा। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपान एन, तो एन बराबर
6/6 बराबर, तो n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1000/10 और x बार स्क्वायर। तो x बार स्क्वायर 6 पहले से दिया है क्वेश्चन में, ये x बार दिया है, तो 100 1000/10 गुणे 6 स्क्वायर, तो ये 0 कट जाएगा। 100 6 36, तो 100 अंडर रूट, वो 0 कटा था तो 100 - 36, तो बचेगा अंडर रूट 64। तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 8। तो इस प्रकार से 4 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बजट नीति है, समुद्दीपन व्यय है, करारोपण नीति ये है, बैंक दर जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। 5 का डी सही हो जाएगा। 6, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मुद्रा की तटस्थता उद्देश्य है, मूल्य स्थिरता है, विनिमय दर में स्थिरता है, गतिशील संसाधन जो है मौद्रिक नीति की नहीं, राजकोषीय नीति की विशेषता है। तो 6 का डी हो जाएगा। 7, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मूल क्या होगा जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य है? तो जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य होती है तो एमपीसी का मान 1 होता है। 7 का ए सही होगा। 8, तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अवसर लागत के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? हेक्चर-ओलिन, जेएस मिल, मार्शल, हैबरलर। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अवसर लागत सिद्धांत के रूप में हैबरलर ने प्रतिपादित किया था। 8 का डी सही हो जाएगा। 9, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है जल ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, तो परमाणु ऊर्जा का। तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है परमाणु ऊर्जा का है, या कह सकते हैं तापीय ऊर्जा का है। डी सही हो जाएगा। इसमें तापीय ऊर्जा 62% योगदान दे रही है कुल ऊर्जा उत्पादन में, नवीकरणीय ऊर्जा 27.50%, जल विद्युत 11.70% और नाभिकीय ऊर्जा ये अपना योगदान दे रही है 1.70%। तो तापीय विद्युत 62%, नवीकरणीय ऊर्जा 27.5%, जल विद्युत 11.70% और नाभिकीय ऊर्जा 1.7%। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का। तो इस प्रकार से 9 का हो जाएगा डी सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि उधार और अन्य देयता बजटीय घाटा में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होगा। तो बजटीय घाटा में उधार और अन्य देयता अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है वह आंतरिक ऋण तथा अन्य देयताएं प्लस विदेशी ऋण प्लस आरबीआई से प्राप्त ऋण, मतलब समस्त प्रकार के ऋणों का योग ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय, राजस्व घाटा होगा। बजट घाटा कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो बता ही दिए हैं कि समस्त प्रकार की देनदारियां, उधार देनदारियां और विदेशी ऋण, आरबीआई से प्राप्त ऋण, इन सबको क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और प्राथमिक घाटा क्या होगा? प्राइमरी डिफिसिट, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व, ये हो जाएगा प्राथमिक घाटा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। अगला, कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब विक्रेता अकेला है, वस्तुएं समरूप हैं, बाजार सरकार द्वारा नियंत्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो कीमत विभेद कब होता है? कौन कौन सी कंडीशन कीमत विभेद के लिए होती हैं? एकाधिकार की स्थिति होनी चाहिए, बाजार कम से कम दो हिस्सों में बटा होना चाहिए, दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए, एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तु अहस्तांतरणीय होनी चाहिए, स्थानापन्न वस्तु ना हो और बाजार दूर दूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कीमत विभेद की स्थिति जब विक्रेता अकेला होता है तब होती है। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, पूंजी पर्याप्तता अनुपात अथवा जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है, तो इसको कुल पूंजी फंड बटे जोखिम भारित परिसंपत्ति गुणे 100, ये 13 का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर, यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन u बराबर x1 माइनस x2 है और बजट प्रतिबंध m बराबर p1 x1 प्लस p2 x2 है, तो संतुलन स्तर पर x2 के लिए मांग फलन होगा। तो x2 के लिए मांग फलन क्या होगा? मांग फलन उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उत्पाद कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है। उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा m और उत्पाद कीमत m1 के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 15 नंबर, परिमाणात्मक साख नियंत्रण का एक उपाय है, क्या है? नैतिक दबाव, उपभोक्ता साख का नियमन, प्रचार, बैंक दर। तो बैंक दर जो है परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उपाय है। इसके अलावा नगद आरक्षी अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, रिपो, रिवर्स रिपो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या है? परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण में क्या उपाय हैं? साख का समाधान, उपभोक्ता साख नियमन, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्यवाही, चयनित साख नियंत्रण, ये क्या है? गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन, सूत्र दिया है r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n माइनस ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 डी को प्रकट करता है। तो यह क्या प्रकट करता है? यह सूत्र जो है स्पीयरमैन का है, दो कोटि का अंतर सूत्र है सहसंबंध का। इसे श्रेणी अंतर कोट, सरल रीत विधि और क्रमांक अंतर कोट भी कहा जाता है। यह किसका? स्पीयरमैन का है। इसके अलावा कार्ल पियर्सन ने एक सहसंबंध निकालने का सूत्र दिया। कार्ल पियर्सन क्या सूत्र क्या है? सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपान अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये कार्ल पियर्सन का सूत्र है। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपान एन, ये। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है? तो भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था ट्राई है, ये सही हो जाएगा। ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई? ट्राई की स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में मंदी के समय में प्रयोग किया जाता है। 19 का बी सही हो जाएगा। 20 नंबर, मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वॉकर द्वारा किया गया? तो मजदूरी सिद्धांत में
अवशेष सिद्धांत का प्रतिपादन वाकर द्वारा किया गया। इसके अलावा मजदूरी के कुछ और सिद्धांत हैं। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, या मजदूरी का लौह सिद्धांत, या मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर टॉरगॉट ने किया था। टॉरगॉट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीवन निर्वाह सिद्धांत, या इसको लौह सिद्धांत, या इसको प्राकृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा एक सिद्धांत अन्य मजदूरी का कोष सिद्धांत, या जीवन मानक मजदूरी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो है जे.एस. मिल ने किया था। मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत, या मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत, इसे टॉरेंस ने दिया था। और मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, इसको प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, हेक्चर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण है मांग दशाएं, साधन संपन्नताएं, तकनीक, स्टेट पैटर्न। तो हेक्चर ओलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण साधन संपन्नता है। 21 का सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 22, अर्थशास्त्र में अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को दिया जाता है। 21 नंबर, गिफिन वस्तुओं के संबंध में क्या सही है? प्रबल प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव, प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव। तो गिफिन वस्तुओं के संबंध में प्रबल धनात्मक आय प्रभाव पाया जाता है। 23 का बी सही हो जाएगा। 24, परिभाषा के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है एमपीसी। तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई किस में है? डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई डी डेल्टा ए हो जाएगा। 24 का ए हो जाएगा। 25, मांग की आड़ी लोच होती है। तो मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या हो जाएगा? मांग की आड़ी लोच संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मांग की आड़ी लोच कहते हैं। तो इसका ये बी नंबर सही हो जाएगा। 26, लियोनटिप का विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है? तो लियोनटिप का विरोधाभास हेक्चर ओलिन सिद्धांत का अध्ययन करता है। लियोनटिप, हेक्चर ओलिन ने क्या बताया था? हेक्चर ओलिन ने अपने सिद्धांत में बताया था कि श्रम प्रधान देश जो होते हैं वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार करते हैं, तथा पूंजी प्रधान देश जो होते हैं वह पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार करते हैं। लेकिन लियोनटिप ने हेक्चर ओलिन सिद्धांत का अध्ययन करके इनके सिद्धांत का खंडन किया और बताया कि अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, वह पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात न करके श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है, जो इनके सिद्धांत के बिल्कुल उलट था। अगला, मांग का नियम कहता है। तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कीमत और मांग के बीच संबंध बताता है। कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध बताता है? ऋणात्मक संबंध बताता है। यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है, कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है। तो मांग का नियम कहता है कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इनमें से विस्तार नहीं है। 28, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इनमें से विस्तार नहीं है। विस्तार क्या है? विस्तार अपकिरण की माप है। बाकी बहुलक या भूयिष्ठिक, माध्यिका और समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जिसमें से माध्यिका माध्य ये क्या है? ये स्थिर माध्य हैं, स्थिति माध्य हैं। और बहुलक गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ये गणितीय माध्य हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्थित माध्य किसे कहते हैं? तो माध्य और माध्यिका को स्थित माध्य और बहुलक और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य को गणितीय माध्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रधानमंत्री
द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई? तो 1998 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना आरबीआई द्वारा गठित आरवी गुप्त समिति की अध्यक्षता में की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 29 का सी सही हो जाएगा। 30 एकाधिकार शक्ति की कोटि को सूत्र से मापा जाता है? तो एकाधिकार शक्ति की कोटि का सूत्र P-MC/P होता है, जिसको AP लर्नर ने दिया था। अगला, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब तक कुल उत्पादन, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ती दर से बढ़ता है। कैसे, आरेख से देख लेते हैं। ये टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, ये मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तब कुल उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन ये है, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ती दर से ही बढ़ रहा है। तो इसका 31 का ए सही हो जाएगा। 32, वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु में लागू होता है? वर्जन या अलगाव का सिद्धांत जो है निजी वस्तुओं में लागू होता है। जब कोई उपभोक्ता जब तक किसी वस्तु का पेमेंट नहीं करता तब तक निजी वस्तु का उपभोग करने से वंचित कर दिया जाता है। 32 का ए सही हो जाएगा। 33, डाल्टन के अनुसार करदान क्षमता का कौन सा रूप उपयोगी है? तो डाल्टन के अनुसार करदान क्षमता का निरपेक्ष रूप उपयोगी है। तो इस प्रकार से 33 बी सही हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड कृषि क्षेत्र के वित्त की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी लोच क्या होती है? तो पूरक वस्तुओं हेतु मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। 35 डी सही हो जाएगा। इसके अलावा शून्य होती है स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच, अनंत होती है स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच, और पूरक होती है या ऋणात्मक होती है पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच। अगला 36 नंबर, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ए, यह विद्यार्थियों को सरकार द्वारा प्रदत्त उपहार है। बी, यह विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष आय, यह लाभार्थियों की प्रत्यक्ष आय होते हैं। सी, उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का कोई तत्संबंधी नहीं है, या उक्त भुगतानों में रिसाव होता है। ए नंबर में है, यह लाभार्थी को सरकार द्वारा प्रदत्त उपहार है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का कोई तत्संबंधी नहीं है। 36 का सी सही हो जाएगा। अगला 37, साम्य एक स्थिति है जहाँ, कहाँ साम्य होता है? एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, सही है। एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, ये भी सही है। एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करती है, भी सही। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, दो अंतराल मॉडल में दो अंतरालों का तात्पर्य है इस मुद्रास्फीति अंतराल एवं निवेश अंतराल, बचत अंतराल एवं अविस्फीति अंतराल, बचत बाध्यता एवं विदेशी मुद्रा बाध्यता। तो 38 का यही हो जाएगा, बचत बाध्यता एवं विदेशी मुद्रा बाध्यता। सी सही हो जाएगा 38 का। अगला, VKRV राव संबंधित है। तो VKRV राव का संबंध जो है राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने से है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप फिलिप्स वक्र दाहिनी ओर प्रतिस्थापित होता है, फिलिप्स वक्र बाईं तरफ प्रतिस्थापित होता है, फिलिप्स वक्र
संचलन इस प्रकार होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है और मुद्रा स्फीति गिरती है। फिलिप्स वक्र का संचलन इस प्रकार होता है कि बेरोजगारी गिरती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो 40 का डी हो जाएगा। 41 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब केवल दो परिवर्तनशील साधन होते हैं, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील होता है। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील साधन कम उपज देते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है कब? जब एक साधन स्थिर और एक साधन परिवर्तनशील होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा। 42 निम्न में से कौन कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए यह निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला, कौन सा कालक्रम सही है? तो सबसे पहले कौन सी परिकल्पना आई इसमें? तो सबसे पहले केन्स की परिकल्पना आई, पहले नंबर पे ए हो जाएगा। फिर सापेक्ष आय परिकल्पना आई ड्यूजनबरी की 3, फिर फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना 4, और फिर मोदिग्लियानी की जीवन आय चक्र परिकल्पना 2, 3, 1, 3, 4, 2। सी सही हो जाएगा 43 का। 44 व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है? AC पिगू का, जॉन शुम्पीटर का, हार्ट्रे का, जेम्किंस का। तो ये RG हार्ट्रे का है कथन कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं जब? कब आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं? ए, फर्म श्रम विभाजन को लागू करती है। बी, कम उत्पादन करते हैं उत्पादक। सी, सरकार सड़कें उपलब्ध कराती है। डी, फर्म एकल वस्तु का उत्पादन करती है। तो जब फर्म श्रम विभाजन को लागू करती हैं तब आंतरिक मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं। 45 का ये हो जाएगा। 46 भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य भूमि का पुनर्वितरण था। भूमि का। इसके अलावा भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग करना, उत्पादन स्तर को बढ़ाना, शोषण को कम करना, नियोजित विकास करना, कल्याण को बढ़ाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये भूमि सुधार के उद्देश्य थे। अगला 47 नंबर, कौन सा समीकरण समांतर माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठिक अर्थात बहुलक के बीच संबंध बताता है? तो बहुलक बराबर होता है 3m-2x बार। 3m-2x बार किसमें है? 3m- z बराबर 3m-2x बार, ये सी हो जाएगा। अर्थात बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, z बराबर 3m-2x बार, ये हो जाएगा सूत्र बहुलक का। अगला क्वेश्चन, सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग ब्याज पर निर्भर करती है। इसके अलावा केन्स ने मुद्रा की मांग के लिए आकस्मिक उद्देश्य और पूर्वोपाय उद्देश्य की बात की। तो आकस्मिक उद्देश्य या पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए सट्टा की मांग जो है आय पर निर्भर करती है, मुद्रा की मांग जो है आय पर निर्भर करती है, और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है। ऋणी को बी सही हो जाएगा। 49 का बी सही हो जाएगा। इसके अलावा और किसे लाभ होता है मुद्रास्फीति से? उत्पादक को लाभ होता है। उत्पादक, ऋणी, उत्पादक, व्यापारी, कृषक और परिवर्तनशील आय समूह। मतलब जो पैसा इधर उधर से उधार लेते हैं उनको लाभ होता है। ऋणी को लाभ होता है जो पैसा लिया उधार। उत्पादक को लाभ हुआ जो पैसा उत्पादन करने के लिए पैसा उधार लेता है। व्यापारी उत्पादन करता है वो भी पैसा उधार लेता है। कृषक पैसा उधार लेता है। परिवर्तनशील आय समूह पैसा उधार लेता है। इन सबको मुद्रास्फीति से लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? जब पैसा लिए थे तब हो सकता दाम उसका कुछ कम हो वैल्यू, जब मुद्रास्फीति हुई तब कुछ वैल्यू बढ़ गई,
तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति के समय कुछ पैसा कम देना पड़ेगा, इसलिए मुद्रास्फीति से इन सबको लाभ होता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी? जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद घटे, या जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है, या तकनीक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, या जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए हो। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है, जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है। विकसित देशों में पाई जाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी, और मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में होने वाले उतार चढ़ाव के फलस्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बेसल समझौता संबंधित है बीमा से, बैंकिंग से, सेवा क्षेत्र से, वस्तु बाजार से। तो बेसल समझौता जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संबंध में नए मानक निर्धारित करने के लिए 1974 में बेसल समिति का गठन किया गया, और इस समिति द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए उससे क्या कहा गया? बेसल समझौता या बेसल मानक कहा गया। बेसल, अभी तक कुल जो है बेसल 3 गठित किए जा चुके हैं। पहले बेसल का गठन जो है 1988 में, दूसरे का सेकंड का 2004 में, और थर्ड का जो है भारत में बेसल का गठन 2019 में हुआ था, जो 2019 से लागू है। तो इस प्रकार से बेसल का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगला, तरलता पसंदगी में तरलता जाल की स्थिति दर्शाता है। क्या दिखाता है तरलता जाल की स्थिति? मुद्रा की मांग का वक्र पूर्णतः लोचशील हो जाता है। तो मुद्रा की मांग का वक्र तरलता जाल की स्थिति में पूर्णतः लोचशील हो जाता है। प्रारंभ में लोचदार होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है? पूर्णतः लोचशील हो जाता है। तो यही ए सही हो जाएगा कि तरलता मुद्रा की मांग का वक्र पूर्णतः लोचशील या लोचदार हो जाता है। तरलता जाल की स्थिति में पूर्णतः लोचदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कीन्स ने स्फीतिक अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की थी? तो कीन्स ने स्फीतिक अंतर की व्याख्या अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर वार में की थी। 53 का सही हो जाएगा बी। 54, कर विवर्तन हो सकता है आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कर विवर्तन आगे और पीछे की ओर दोनों तरफ हो सकता है। 55, किस बाजार में फर्म की सीमांत आय एमआर कीमत के बराबर होती है? तो यह पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की आय कीमत के बराबर होती है। डी सही हो जाएगा। अगला 56 नंबर, हैबरलर के अनुसार लागत सिद्धांत के अनुसार हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण घटित होता है। कब घटित होता है? उत्पादन संभावना वक्र वृद्धिमान अवसर लागत के अंतर्गत होती है। बी, उत्पादन के साधनों में ह्रासमान प्रतिफल होता है। सी, उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत होती है। तो सी सही हो जाएगा। पूर्ण विशिष्टीकरण कब प्राप्त होगा? जब उत्पादन संभावना वक्र स्थिर अवसर लागत प्राप्त करती है। 58 नंबर, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो 57 सी सही हो जाएगा। 58, कुल मांग वक्र एडी प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु के नीचे से, मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से। तो मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होता है। 58 नंबर सी सही हो जाएगा। 59, उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है। तो कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है इसमें? 59 में ये डी हो जाएगा, जहाँ MUX/MUY बराबर PX/PY के बराबर होता है। तो 59 डी सही हो जाएगा। 60, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। 61 नंबर क्वेश्चन,
तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ये है विशेषता। अक्षों को स्पर्श न करना, ये भी है। तटस्थता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करता है, एक दूसरे को नहीं काटता है, ये भी है। तटस्थता वक्र लंबवत नहीं होता है, ये विशेषता नहीं है। अगला 62 नंबर, व्यापक मुद्रा की माप किसके द्वारा होती है? तो व्यापक मुद्रा की माप M3 के द्वारा होती है। इसे ब्रॉड मनी या बृहद मुद्रा कहा जाता है। अगला 63 नंबर, अब आगे जो 60 क्वेश्चन हैं, 65 क्वेश्चन, वो अगले वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे।